तो आज अपन चालू करेंगे बेटा नया चैप्टर है अपने पास एकदम बिल्कुल चैप्टर नंबर 11 एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। और अब ये चैप्टर किस चीज के बारे में है पहले ये डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत ही हटके टॉपिक है और बहुत मिक्सचर है बिल्कुल, है ना। जैसे हम लोगों के पास में एक चैप्टर था चैप्टर नंबर 3, उसमें क्या है ना, बहुत सारे टॉपिक्स को मर्ज कर दिया, मिक्स कर दिया, मतलब टॉपिक अलग अलग चीजों के बारे में सब यहाँ डाल दिया। इसी तरीके से चैप्टर 11 में है 3 अलग अलग चीजें मैं आपको बताता हूं जो इस चैप्टर में है, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है वैसे तो, बट ऑडिट से रिलेटेड है तो सब चीजें आपस में जुड़ी हुई होती ही है, वो एक अलग बात है। हम 3 चीजें क्या पढ़ने वाले हैं, एक है एथिक्स, ठीक है, एक हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, और एक हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। ऐसे 3 चीजें हैं। एथिक्स तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले ये है कि जब हम ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट, एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, जिस समय हम ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं उस समय हम किन बातों का ध्यान रखें, यानी वो कौन से कंसीडरेशंस हैं जो ऑडिटर को देने चाहिए जिस समय वो ऑडिट को एक्सेप्ट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसके बिना हम ऑडिट नहीं ले सकते, मतलब ये बेसिकली ऑडिट के समय ना खाली जो चीज ध्यान में रखनी है वही नहीं है, हम लोगों को कुछ चीजें एंगेजमेंट लेटर वगैरह में डालनी होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सवाल बच्चे पूछते हैं कि सर चैप्टर 11 में क्यों है, ये तो पीछे होना चाहिए था। हाँ, होना तो ये वही चाहिए था, पहले कभी ये चैप्टर 1 के एंड में हुआ करता था और बिल्कुल सही जगह था। पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट को कुछ लोग ऐसा एडवाइस कर देते हैं कि इसको चैप्टर 11 में डालो, और इंस्टीट्यूट की बोर्ड ऑफ स्टडीज जो है वो भी मुझे लगता है कि कभी कभी कॉमन सेंस जो होता है ना वो भी नहीं लगाते, वो भी लगा लेते ना, तो शायद मेरे को लगता है कि उनको इतना समझ में आता है कि इसको टॉपिक को चैप्टर 11 के एंड में नहीं, ये चैप्टर 11 मतलब जो लास्ट टॉपिक है वहां ना होकर चैप्टर 1 के एंड में होना चाहिए था। पहले ये सही जगह था पर उसको पता नहीं किसी ने उठाकर वहां डाल दिया। अब हो सकता है कोई टीचर होगा जो पढ़ाते होंगे कहीं अपने किसी कोचिंग में और वो बोर्ड ऑफ स्टडीज में आ गए होंगे, और वो अपने जब उनका पढ़ाने का जो तरीका है उसमें शायद इसको वो सबसे एंड में पढ़ाते होंगे, इसलिए वहां डाल दिया। पर कोई टेक्निकलिटीज नाम की भी तो चीज होती है ना, इतना तो इंस्टीट्यूट को सोचना चाहिए यार। जहां से हमारी ऑडिट स्टार्ट होती है, ऑडिट एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंडक्टिंग एन ऑडिट, तो जहां से हम ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं वही चीज के लिए आपने सबसे एंड में डाला, राइट। यानी बिगनिंग में चैप्टर 1 में बेसिक्स बताया, बहुत अच्छा करा, ऑडिट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव, स्कोप, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड ऑल, ये होगी बेसिक। उसके जस्ट बाद आपको पढ़ाना चाहिए था ऑडिट के एक्सेप्टेंस, यानी सबसे पहला टॉपिक वो आ रहा है पूरे सिलेबस में सबसे एंड में, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद में आता है एथिक्स, यानी ऑडिट के दौरान या ऑडिटर को क्या एथिक्स फॉलो करने चाहिए, ऑडिटर के एथिक्स कौन से होते हैं, ठीक है, ऑडिटर के एथिक्स कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट्स, यानी जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो उसको क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या क्या करना है। तीनों टॉपिक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तीनों का आपस में एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं। हाँ ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक थे इसलिए हो सकता है इंस्टीट्यूट ने इसको एक में डाल दिया, वो तो कोई बात नहीं, बट थोड़ा सा तरीके से सिलेबस डिजाइन कर लेते तो चैप्टर 1 बनाते जो आपने बनाया बेसिक्स, उसी में आपको कुछ बेसिक टॉपिक डालने चाहिए थे, जैसे मटेरियलिटी के बारे में, जैसे एथिक्स के बारे में, जैसे क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। यानी अगर ये टॉपिक सेपरेट थे तो चैप्टर 1 तो वैसे भी ऐसे टॉपिक्स को ही इनकॉर्पोरेट करता है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ऑडिट का मीनिंग, ऑडिट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इनहेरेंट लिमिटेशन, स्कोप। वहीं अगर बताते कि ऑडिटर के एथिक्स क्या होते तो अच्छा रहता, वहीं बताना चाहिए था कि ऑडिटर को मैटेरियलिटी का ध्यान में रखना होगा, तो क्या होता ना कि वो बेसिक टर्म्स एक जगह फ्री हो जाते। बट ठीक है, अब जिसने भी जैसा भी एडवाइस करा इंस्टीट्यूट ने शायद फॉलो करा, तो हम लोग इस पर नहीं चर्चा करेंगे और हम लोग सीधा जाएंगे इन तीनों टॉपिक पर एक एक करके। सबसे पहले अपन चालू करने वाले एथिक्स के साथ में, जो कि हमारा बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, जैसा मैंने कहा आपको बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एथिक्स का क्या मतलब होता है और एथिक्स क्या होते हैं इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो एथिक्स का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ एथिक्स में सबसे पहले स्टेट ऑफ माइंड, मतलब मीनिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एथिक्स आखिर होते क्या है। अब देखो एक प्रॉब्लम है, पहले हम अंदर जाएं उससे पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं। एथिक को लेकर ना एक कंफ्यूजन है। एक कंफ्यूजन क्या है, जैसे एथिक या एथिक्स वर्ड बोले जाते हैं तो लोगों के दिमाग में क्या आता है, एथिक्स मतलब अच्छा। एथिक्स मतलब अच्छा नहीं होता, एथिक्स का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर,
कुछ कंफ्यूजन्स लोगों को है ना कॉमन पार्लेंस में। अच्छा, आप अगर ये बात जाके लोगों को बाहर बोलेंगे ना तो लोग आपको बेवकूफ कहेंगे, बोले एथिक का मतलब बिहेवियर थोड़ी ना होता है, पता ही नहीं है लोगों को। वो सोचते हैं एथिक मतलब अच्छा, एथिक मतलब आपने सब कुछ बढ़िया बढ़िया करा उसको एथिक्स बोला जाता है, उसका वो एथिक्स नहीं होता है, बिहेवियर को एथिक्स बोलते हैं। अब बिहेवियर जो है ना बेटा वो दोनों हो सकते हैं, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, वो लीगल भी हो सकता है, इलीगल बिहेवियर भी हो सकता है, वो क्रिमिनल बिहेवियर भी हो सकता है, वो सिविल बिहेवियर भी हो सकता है, किसी भी तरह का बिहेवियर हो सकता है। बिहेवियर में अच्छे बुरे की बात नहीं की जाती। बिहेवियर का मतलब हम यहाँ पर अच्छे बुरे से नहीं लेते हैं, या एथिक्स का मतलब अच्छे बुरे से नहीं होते हैं। एथिक्स का मतलब होता है उसके अपने मोरल प्रिंसिपल्स। हाँ, अब इधर भी एक और प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग प्रिंसिपल्स वर्ड लिखते हैं तो लोगों को लगता है कि भैया मोरल, एक तो प्रिंसिपल आपने वर्ड लिख दिया ऊपर से मोरल लिख दिया, तो मोरल प्रिंसिपल तो मतलब ही होता है बहुत अच्छा। नहीं, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है आपका कैसा नेचर है, आपका व्यवहार कैसा है दूसरे लोगों के साथ में, आप किस तरीके की प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। हो सकता है कोई आदमी करप्ट है तो उसके लिए करप्शन ही मोरल प्रैक्टिस है, उसके लिए करप्शन ही मोरल एथिक है, उसका करप्शन, वो अच्छा है बुरा है ये एक अलग बात है, पर वही उसका बिहेवियर है, वही उसका एथिक है, वही उसके प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो ईमानदार है, चाहे 100 करोड़ रुपए मिल जाए, चाहे 1 रुपया मिल जाए, लेकिन किसी और का है तो नहीं रखेंगे, ये उसके अपने प्रिंसिपल्स है। तो एथिक्स का मतलब बिहेवियर, आप जो भी काम करते हैं, बिहेवियर और मोरल प्रिंसिपल्स while performing any work, while performing right any activity, जिस समय भी आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उस समय आपका क्या बिहेवियर है, आपके क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसे कहा जाता है एथिक्स। ठीक है, अब ये जो एथिक्स है ना बेटा, ये बेसिकली कोई आदमी बनाता नहीं है, इट इज सेट ऑफ माइंड। ठीक है, सेट ऑफ माइंड, ये हर आदमी का अपना एक सेट है कि यार मुझे किस तरीके से बिहेव करना है, ये उसका अपना सेट है माइंड में। मतलब मैं बहुत स्पेसिफिक करूं ना इसको तो स्टेट और पोजीशन ऑफ माइंड ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, इसको कहा जाता है एथिक्स। इसका प्रोफेशनल एथिक्स से भी कोई लेना देना नहीं है। और यहां पर एक चीज जाननी पड़ेगी, एवरी पर्सन may have different ethics, और बल्कि may लिखना भी गलत है, every person have different ethics always। हर व्यक्ति के अपने एथिक्स अलग ही होते हैं, सेम नहीं होते हैं, सबके अपने अपने एथिक्स। हो सकता है दो लोगों के मैच कर जाएं, बट वो एक कोइंसिडेंस होता है, बाकी दो लोगों के जो एथिक्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये तो हो गया एथिक्स का मतलब। ठीक है, अब देखो यहां पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग, क्या लिखा हुआ है। एथिक्स मीन्स मोरल प्रिंसिपल्स विच गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर। अच्छा बुरा लिखा है इसके अंदर कहीं नहीं, अच्छे बुरे की बात ही नहीं है ना। आपका व्यवहार कंट्रोल करने वाले जो भी प्रिंसिपल्स हैं, आपका व्यवहार कंट्रोल करने वाले प्रिंसिपल्स, आपका अच्छा व्यवहार कंट्रोल करने वाले प्रिंसिपल्स थोड़ी ना बोला। और इस कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड टू एक्ट एंड परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद मोरल प्रिंसिपल्स। आपका दिमाग की वो स्थिति जिससे आप ये निर्धारित करते हैं कि मुझे किस तरीके से बिहेव करना है। एक बात, अब किसी व्यक्ति को हम उसके एथिक्स बदलने के लिए नहीं बोल सकते, हम एक्चुअली किसी को ये भी नहीं कह सकते कि वो कैसे बिहेव करे, ये उसका अपना लुकआउट है ना। एवरी पर्सन हैव डिफरेंट एथिक्स, जैसा हमने बोला, एंड नो वन कैन फोर्स एनीवन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर वे, कोई भी व्यक्ति किसी को भी इस बात के लिए फोर्स नहीं कर सकता कि मतलब वो जैसे आप, ठीक है उसका व्यवहार अच्छा नहीं है आपके लिए तो आप बात करना बंद कर दोगे, लेकिन हम उसको फोर्स थोड़ी ना कर सकते हैं। हम ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि आप ऐसे बिहेव कीजिए, वो तो जैसे बिहेव करेगा वैसे करेगा ना, दैट इज लाइक नॉट इन योर हैंड्स, है ना, वो आपके हाथ में नहीं होता, तो हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन जब आप किसी प्रोफेशन में आ जाते हैं ना, तो प्रोफेशन में आने के बाद में आपकी अपनी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं रह जाती। For example, my name is CA Dilip Gupta. So now in this, the word Dilip Gupta does not have any relevance. The word CA is important. Now you are recognized by the profession of chartered accountancy. You are representing ICAI, है ना? तो ऐसे में लोग आपके नाम में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आपके प्रोफेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड है। हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने, तो डॉक्टर है वो, ये इंपॉर्टेंट है उस डॉक्टर का नाम क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ,
हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो डॉक्टर है, तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज क्वालिफिकेशन, बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन. द सेम थिंग हैपेंस इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी. नाउ व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस? द रिलेवेंस ऑफ दिस इज when you belongs to a profession, the people expect you to behave in a same way like other persons of the same profession behave. आज हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर वैसे ही बिहेव करेगा जैसे बाकी डॉक्टर करते हैं. क्या करता है डॉक्टर? आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपकी बात सुनता है, डॉक्टर आपकी बात सुनता है, आपकी बीमारी सुनता है, आपके सिम्टम्स सुनता है, तो अकॉर्डिंगली वो आपसे 2-4 सवाल पूछता है. हो सकता है वो आपको 1-2 टेस्ट लिखे, नहीं तो हो सकता है वो आपको कंसल्ट करे कि भाई ये बीमारी का ये रीजन है, या ये कोई बीमारी ही नहीं है, या ये ठीक हो जाएगी, ऐसा ठीक होगा, ये ट्रीटमेंट होगा एंड ऑल. अब सोचो कोई डॉक्टर से हम यही बिहेव करते हैं ना, ये तो कोई बिहेव नहीं करता ना, ये तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ना कि डॉक्टर हमसे पूछेगा चाय वाय पी के जाना, नाश्ता करना. अब किसी डॉक्टर के पास जाएं एंड सडनली ही इज बिहेविंग लाइक दैट, भाई चाय पिलाओ इनको बढ़िया से अदरक वाली, इनके लिए कुछ नाश्ता पानी लेकर आओ, और अब जब जाने लगे बोले रुको रुको यार खाना खा के जाना, अब शाम के टाइम हो आए हो तो खाना खा के जाओ. इलाज, अरे बोले इलाज को छोड़ो यार, इलाज तो होता रहेगा, क्या है ठीक है. अब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं क्या डॉक्टर से? देखो उसने बिहेव कितना अच्छा करा ना, आपसे नाश्ता पूछा, चाय पूछा, आपसे खाना पूछा, इससे अच्छा बिहेव कोई क्या करेगा? आपको बढ़िया ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठा रहा है, आपको एसी की हवा में बढ़िया चाय नाश्ता करा रहा है, अब इससे अच्छा व्यवहार कोई क्या करेगा? लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उससे, नहीं ना, क्योंकि आप उससे एक प्रोफेशनल की तरह देख रहे थे. तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है. तो प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब होता है कि जिस प्रोफेशन को आप बिलोंग करते हैं उस प्रोफेशन के अपने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं जब आप उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं. यानी जब आप उस प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, तो ये एक्सपेक्ट आपसे किया जाता है कि आप उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली द प्रोफेशनल एथिक्स. राइट, देखो यहां पे अ चार्टर्ड अकाउंटेंट whether in practice or not is not important, is expected to follow the fundamental principles of professional ethics. कब? while performing duties. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, प्रैक्टिस करता हूं या जॉब करता हूं, बट मैं घर के बाहर मेरी अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी भी है. सो मैं जब अपने घर पर होता हूं, अपने रिलेटिव्स के साथ होता हूं, सर आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ओनली दिलीप गुप्ता. सो इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड और टाइम फ्रेम आई सपोज टू बिहेव नॉट प्रोफेशनली बट पर्सनली. सो क्या मुझे उस समय भी एथिक्स? नहीं, हमने बोला ना दैट इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एनी प्रोफेशन, अपने अपने प्रोफेशन के अपने अपने एथिक्स होते हैं, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं. सो व्हेन इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव और टू कंप्लाई और टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स व्हाइल परफॉर्मिंग ड्यूटीज. जिस समय आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं उस समय आपको इन्हें फॉलो करना चाहिए, और ये करना ही चाहिए. अब सवाल है कि भैया ये एथिक्स कौन से, वो हम आपको बताएंगे ना. पर्सनल जो एथिक्स हैं या जो आपके नॉन प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो आपका अपना व्यवहार है, अपना बिहेवियर है, वो हम आपको नहीं बता सकते कि आप क्या करें, वो सबका अलग अलग होता है ना. लेकिन जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो तो कॉमन होने चाहिए, सबके कॉमन होने चाहिए. जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं दे शुड ऑल बिहेव इन अ सिमिलर मैनर. तो उधर आपका क्या व्यवहार होना चाहिए दैट वी विल टेल यू, वो हम आपको बताएंगे एक बात. ठीक है, लेकिन वो आपको फॉलो करने हैं जब जब कभी भी आप सीए वाला काम कर रहे हैं, चाहे जॉब हो चाहे प्रैक्टिस हो. और अगर आपने अपना पर्सनल व्यवहार गंदा रखा तो आपको सजा नहीं मिलती है ना. आपसे लोग बात करना बंद कर देंगे, आपको लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन सजा नहीं है. पर अगर आपने प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो नहीं कराना तो सजा मिलेगी, इसके लिए तो सजा मिलेगी. देखो, एनी डेविएशंस फ्रॉम द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल ब्रिंग डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, राइट, एंड इनटू एक्शन अगेंस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट. और उसमें बहुत सारी चीज हो सकती है, जैसे फाइन्स हो सकते हैं, सस्पेंशन फ्रॉम मेंबरशिप हो सकता है, रिमूवल फ्रॉम मेंबरशिप हो सकता है, और इट मे इन्वॉल्व अदर डिसिप्लिनरी एक्शन. ऐसे अलग अलग तरह के, ये फाइन्स की स्पेलिंग सही कर लेना, फाइन, रिमूवल, सस्पेंशन, डिसिप्लिनरी. रिमूवल मतलब परमानेंट, सस्पेंशन मतलब टेम्परेरी. तो इस तरह के कोई ना कोई एक्शन आप पे लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा. क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशन में आ जाते हैं तो आप नहीं रह जाते. अब आपकी जो पहचान है वो उस प्रोफेशन से है, तो बहुत जरूरी है कि आप उस प्रोफेशन की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उस प्रोफेशन की जितनी भी जो भी एथिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो कीजिए, वरना क्या फायदा उस प्रोफेशन में होने का. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं. अब क्या है इसके बाद में, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई नियम बता दो ना तो पागल से हो जाते हैं.
और वो उसके पीछे जो भावना है उसको नहीं सुनते। हमारे राजस्थान में भी क्या हुआ, कुछ दिनों पहले एक डॉक्टर साहब थे, वो डॉक्टर साहब अपनी नई गाड़ी उन्होंने खरीदी ईवी। अब उस ईवी को लेकर वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने बोला भाई आपका चालान होगा। भाई क्यों? पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे, डॉक्यूमेंट दिखाए, उन्होंने बोला आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं। अच्छा, आजकल क्या होता है कि उनके पास मशीन होती है, खिलौना दे दिया उनको, उसके अंदर वो जैसे गाड़ी का नंबर डालेंगे तो गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसमें आ रहा होगा पीयूसी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए नो नॉट एप्लीकेबल या नो। नो इसलिए आ रहा था क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो ऐसे में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब वो भाई साहब जो पुलिस वाले थे वो डॉक्टर साहब के पीछे पड़ गए कि आपका तो चालान होगा क्योंकि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। डॉक्टर साहब समझा रहे हैं कि ये ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसके अंदर पॉल्यूशन का कोई रोल ही नहीं होता क्योंकि इसमें पॉल्यूशन नहीं होता। पर भाई साहब पुलिस वाले तो समझने को ही तैयार नहीं। वो कह रहे मुझे इससे मतलब नहीं, ये मशीन जो है मेरे हाथ में, ये जो खिलौना है, इस खिलौने में लिखा हुआ है आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, आपका चालान कटेगा ही कटेगा। अरे यार ये तो बड़ा अजीब सा हो गया, चालान कटेगा मतलब ऐसे कैसे चालान कटेगा है? लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो तो सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो गया। उसके बाद में फिर पुलिस ने समझाया, बोले नहीं नहीं हमारे ही जो पुलिस वाले हैं वो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं इसलिए उनसे ऐसी गलती हो गई, नहीं 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 होगा, चालान नहीं होगा। पता नहीं वो हुआ या नहीं हुआ, मुझे पता नहीं, पर ऐसा ऐसा पूरा केस हुआ। अब ऐसा चक्कर है कि जो कुछ लोग होते हैं जो रूल को एज इट इज फॉलो करते हैं, वो ये नहीं देखते कि लॉ को बनाने का या रूल को बनाने का स्पिरिट क्या था। स्पिरिट को देखते हैं तो वरना ये तो बड़ा खतरनाक हो जाता है कभी कभी है। इंडियन पिनल कोड में लिखा है मर्डर करा 14 साल की जेल। अब किसी व्यक्ति ने सेल्फ डिफेंस में मर्डर कर दिया, बेचारा वो भी मरेगा क्योंकि लॉ अब मान लीजिए जज साहब तो बिल्कुल अड़ गए। जज साहब ने तो कहा, बोले नहीं नहीं जो लॉ में लिखा हम तो वही करेंगे, आपने मर्डर करा तो भाई क्या करना था मुझे, कोई मुझ पर अटैक कर रहा है तो मैं मर जाऊं, क्योंकि अगर मैंने किसी को मारा तो आप मेरे ऊपर मर्डर का चार्ज लगा देंगे। मैं अपने आप को बचाऊं नहीं, क्योंकि मैं बचाऊंगा तो हो सकता है सामने वाला मेरे हाथों से मर भी जाए। अब बचाते समय तो कुछ भी हो सकता है ना, अपने आप को बचाते समय तो जज साहब आपको फिर फांसी भी लटका देंगे या 14 साल की जेल करा देंगे, क्योंकि भाई आपने अपने आप को बचाना है लेकिन मर्डर तो करा। ये तो बेवकूफी हो जाएगी ना। लॉ का स्पिरिट तो देखना पड़ेगा, लॉ का पर्पस तो देखना पड़ेगा। आखिर लॉ का पर्पस क्या है? लॉ का पर्पस ये है कि हम लोग उस प्रिंसिपल को सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉलो करें। जब आप उस लॉ को फॉलो करते हैं विद द स्पिरिट ऑफ एथिक या स्पिरिट ऑफ प्रिंसिपल या स्पिरिट ऑफ लॉ, कोई भी एथिक, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी लॉ, उसकी जो स्पिरिट है, बनाने का पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। और यही होना भी चाहिए। इट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द स्पिरिट ऑफ एथिक्स। अकाउंटेंट्स, यहां पे अकाउंटेंट वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए लिखा है, मस्ट एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टीज। आप अपना नॉलेज, अपना स्किल, अपना एक्सपर्टीज लगाएं, उसको ध्यान में रखकर आप डिसाइड कीजिए कि भैया आपको उस अप्रोच को कैसे और कितना फॉलो करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस अप्रोच को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक होता है रूल बेस्ड अप्रोच, ये थोड़ा सा इमेच्योर लोग करते हैं। फॉलो क्लियरली एस्टैब्लिश्ड रूल्स may lead to a narrow outlook where the spirit of ethic is overlooked। आपने लॉ का पर्पस पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, जो वर्ड्स में लिखा उसको एज इट इज आप वर्ड टू वर्ड फॉलो कर रहे हैं। जो लॉ में लिखा उसको आप एज इट इज वर्ड टू वर्ड फॉलो कर रहे हैं विदाउट नोइंग एक्चुअली द रीजन ऑफ मेकिंग दैट लॉ, विदाउट नोइंग एक्चुअली द रीजन और पर्पस ऑफ मेकिंग और एस्टैब्लिशिंग दैट लॉ। ये रिजिड अप्रोच होती है एंड इट इज लाइक नॉट डील एवरी प्रैक्टिकल सिचुएशन। अब इस पर क्या हो सकता है, इसके ऊपर बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना है। अब सवाल है कि सर 4 नंबर में इतना सारा लिखेंगे क्या, ये तो छोटा सा ही है। नहीं, यहां से लिखना चालू करेंगे, यहां तक लिखेंगे। क्वेश्चन चाहे वो ये पूछे व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच एंड रूल बेस्ड अप्रोच, चाहे वो ये पूछे दैट व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कंप्लाइंग विद प्रोफेशनल एथिक्स, तो आपको ऊपर नीड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स ये वर्ड तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। सो देयर इज नेसेसरी दैट द स्पिरिट ऑफ कोड इज फॉलोड। अब आता है कि सर ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छी बात हो गई, आपने बहुत अच्छा बताया कि भैया अपने प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। एवरी प्रोफेशन राइट हैव सम प्रिंसिपल्स और एथिक्स, ठीक है, हैव सम प्रिंसिपल्स और एथिक्स। हर प्रोफेशन के होते हैं, तो हमारे भी हैं, सीए के भी हैं। तो भैया अब आप हमें बताओ कि सीए की कौन से प्रोफेशनल एथिक्स हैं, ये तो जानना पड़ेगा। सो लाइक सीए प्रोफेशन
ऑल्सो कैरी सम प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये प्रोफेशनल एथिक्स को मैं डिवाइड करूंगा दो कैटेगरी में। ठीक है, ये दो कैटेगरी कौन सी हैं? ये दो कैटेगरी है, एक तो जनरलाइज्ड प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, बिल्कुल जनरलाइज्ड। ये दो प्रोफेशनल एथिक्स हैं, एक है जनरल। जनरल का मतलब क्या होता है बेटा? जनरल मतलब लाइक सब कॉमन है, इसको स्पेसिफिक नहीं है ना। और एक है स्पेसिफिक। इस स्पेसिफिक को हम क्या बोलते हैं? कोड ऑफ एथिक्स भी बोलते हैं। अच्छा, इनके बारे में आपको कहां पढ़ना है बेटा? इसके बारे में आप पढ़ेंगे सीए फाइनल में, लेकिन जनरल एथिक्स हम आपको यहीं पढ़ा देते हैं सीए इंटर के अंदर कि कुछ हमारे जनरल एथिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रिटी है, इंडिपेंडेंस है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, डॉक्यूमेंटेशन है, ड्यू केयर एंड डिलिजेंस है। ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो एक चार्टेड अकाउंटेंट को अपना काम करते समय, मैं चार्टेड अकाउंटेंट बोल रहा हूं मतलब आप प्रैक्टिस में है, जॉब में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स है भाई, इनको वहां कोड ऑफ एथिक्स जब आप पढ़ोगे सीए फाइनल में, उसमें मालूम है कैसे है? उसमें ऐसे स्प्लिट करके दिया हुआ है, उसमें ऐसे कैटेगरी बनाई हुई है फाइनल के में कि प्रैक्टिस वालों के लिए अलग है, जॉब वालों के लिए अलग है, कुछ है जो दोनों के लिए कॉमन है। पर अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो तो लगभग सबके लिए कॉमन है। हाँ, इतना वैसे ही जान लीजिए, जो प्रैक्टिस में है बेटा, उन लोगों के ऊपर थोड़ा ज्यादा दबाव होता है इन एथिक्स को बहुत अच्छे से फॉलो करने के लिए, क्योंकि हम लोग पब्लिक से डायरेक्टली डील करते हैं। ठीक है, और पब्लिक डायरेक्टली हम पे भरोसा करती है, ट्रस्ट करती है, तो हम लोग डायरेक्टली पब्लिक से डील करते हैं ना, इसलिए हमारी थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग को थोड़ा ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है व्हाइल वी आर कंप्लाइंग विद दीज एथिक्स। ठीक है, एक चीज तो हम लोग कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया ये कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। ये जो जनरल एथिक्स में बोल रहा हूँ ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, आप स्पेसिफिक लैंग्वेज में डाल देता हूँ, होते ये जनरल ही है बट जनरल है इसीलिए इसका नाम क्या है? फंडामेंटल प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, फंडामेंटल प्रोफेशनल एथिक्स। अब ये कौन कौन से हैं? तो देखो यहां पर हमारे पास में एक लिस्ट है और इसमें बहुत सारे दे रखे हैं। सबसे पहले जैसे है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी को मैंने बिल्कुल पहले ही हाईलाइट करा हुआ है, अंडरलाइन करा हुआ है, जहां मुझे लगा नहीं करा तो मैं अभी हाईलाइट करता चलूंगा। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास में इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है, देखो हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। जो मैं ये छोटी छोटी लाइनें बोलता हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। क्या होता है ना, एकदम से क्लिक, राइट? हम ये आपको कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रखनी चाहिए। हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई हमें कितना भी कैसे भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर ले, कोई हमें कैसा भी प्रलोभन दे दे, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। यानी हम ऑनेस्ट रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और बेटा ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वही होता है जो किसी के दबाव में नहीं आता। ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वही होता है जो किसी से नहीं डरता। और डरता आदमी कब नहीं है? जब कोई बेनिफिट नहीं लेता। मैं सिर्फ मेरी ऑडिट फीस देता हूं, मुझे कोई किसी तरह की प्रलोभन की आवश्यकता नहीं, ना मुझे ज्यादा फीस की आवश्यकता है कि मैं एक्सेस अननेसेसरी फीस लूं, ना मुझे कोई बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी की रिक्वायरमेंट है, ना मुझे किसी तरह की और कोई बेनिफिट की रिक्वायरमेंट है, नहीं। सो यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, यू हैव टू फेयर डील, राइट, एंड ट्रुथफुलनेस। तो जब कोई व्यक्ति में सारे गुण होते हैं, ट्रुथफुलनेस है, फेयर डीलिंग है, इंटीग्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑनेस्टी है, तो इसका मतलब उस बंदे ने इंटीग्रिटी मेंटेन करी। और ये तो हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आप एक बात को समझो, लोग यानी पब्लिक एट लार्ज हम पे ब्लाइंड फेथ करते, ब्लाइंड फेथ है ना। सो ब्लाइंड फेथ मीन्स दैट वॉट एवर वी से दे यूज टू बिलीव इट, यूज टू एक्सेप्ट इट ट्रूली, they used to believe it and accept it truly. They don't used to raise a question on it. They don't raise a question on it. किसी भी तरीके से उसके ऊपर वो सवाल नहीं उठाते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं ना। So this is like very important. We need to make sure कि हम लोग ऑनेस्टली काम करें, हम लोग इंटीग्रिटी के साथ काम करें, हम स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ में काम करें, और ऐसे किसी भी क्लाइंट का काम ना लें, ऐसे भी किसी क्लाइंट के साथ ना जुड़ें जहां हमें लगता है कि हमें क्लाइंट हमें कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देगा या क्लाइंट हमें कुछ नेग्लिजेंटली हमारे साथ बिहेव करेगा, तो हम लोग शायद हमसे इस तरह का दबाव बनाए कि हम इंटीग्रिटी के साथ ऑडिट ना कर पाए। जुड़ो ही मत। देखो, नॉट नोइंगली एसोसिएट, जानबूझकर मत हो ना, नोइंगली मतलब जानबूझकर,
with reports or returns containing material false or misleading statement और negligent omission। जानबूझकर आप ऐसे किसी भी एंटिटी के साथ काम नहीं करोगे, ऐसे किसी भी रिपोर्ट या रिटर्न की ऑडिट नहीं करोगे जहां आपको पता है कि उसमें ऑलरेडी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हैं, उसमें अनट्रुथफुल इंफॉर्मेशन है। क्योंकि देखो, आपको जब पता है कि उसमें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, जब आपको पता है उसमें अनट्रुथफुल इंफॉर्मेशन है, ये तो तय है कि हो सकता है कि आपकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आप पे दबाव बनाएंगे कि आप इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, ज्यादा पैसे देंगे, बेटर हॉस्पिटैलिटी, नहीं करना, ऐसा कभी भी नहीं करना है। ठीक है। सेकंड नंबर पर क्या आता है बेटा? सेकंड नंबर पर आता है ऑब्जेक्टिविटी, राइट। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब मैं अनबाइज्ड रहूंगा। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब मैं अनबाइज्ड रहूंगा। अनबाइज्ड मतलब अनबाइज्ड। देखो बेटा, ऐसा है, हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम लोगों को, भले ही हमारा कोई दोस्त हो या कोई हमारा दुश्मन हो, रिश्तेदार हो या ना हो, जिस समय हम उसकी ऑडिट कर रहे हैं, जब उसके हम ट्रांजैक्शंस को देख रहे हैं, जब भी हम उसके काम को चेक कर रहे हैं, हम लोगों को इस बात को भूल जाना चाहिए। हमें इस बात को पूरी तरीके से थॉरोली इग्नोर कर देना चाहिए कि यार वो मेरा रिलेटिव है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा जानकार है, नोन है। नहीं, ये नहीं कराना तो आप अपने प्रोफेशन के साथ में जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे, आप अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, डिड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस। किसी भी के दबाव में आकर, किसी भी प्रलोभन में आकर, या किसी भी तरीके से अगर आपने अपने प्रोफेशनल जजमेंट, ये मेरा रिलेटिव है, इसकी गलतियां माफ, ये मेरा रिलेटिव है, ये घर में होता है, रिश्तेदार करते होंगे, या कभी कोई और बड़ा हमारे साथ ऐसा कर देता होगा, या माँ बाप भी कभी कभी किसी एक बच्चे के केस में ऐसा कर देते हैं कि भाई जो दूसरा बच्चा है उसकी तो पूरी गलतियां इग्नोर, और एक बच्चे की सारी गलतियां, वो छोटी सी भी गलती कर दे तो बहुत बड़ी बात, बड़ी गलती कर दे दूसरा वाला बच्चा तो भी इग्नोर, अरे ये तो छोटा है, इसको तो माफ कर दो, ये बड़ा है, इसको इग्नोर कर दो, तू सुन लेता, तू सुन लेती, ऐसा हो जाता है ना कई बार। तो ये जो बायस्डनेस है, ये नहीं होनी चाहिए। प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट अंडरटेक अ प्रोफेशनल एक्टिविटी इफ अ सर्कमस्टेंसेस और रिलेशनशिप अनड्यूली इन्फ्लुएंस हिज प्रोफेशनल जजमेंट। हम हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि हम उन चीजों से ही दूर रहें, उन सर्कमस्टेंसेस से दूर रहें जहां हमें हल्का सा भी आभास होता है कि यार यहां पर अपनी ऑब्जेक्टिविटी भैया कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। जरा सा भी लगे ना, थोड़ा सा भी एहसास हो कि यहां अपनी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, वहां यार काम मत करना, वहां काम मत करो यार। वहां पे काम करेंगे ना तो थोड़ा सा क्या होता है कि यार अपनी ही जो है ना इमेज खराब होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, ऐसा है, एक अकाउंटेंट में, एक चार्टेड अकाउंटेंट, या मैं ऐसे बोलूं एक प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल में सबसे बड़ा डिफरेंस मालूम है क्या होता है? वो होता है लापरवाही नहीं करना, समझदारी दिखाना और अपने काम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर काम करना, राइट। उसको कहते हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल हर एक छोटी छोटी बात को ध्यान रखता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आपके सर में दर्द हो रहा है, आप किसी दवाई वाले के पास जाएंगे, दवाई वाला डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो छोड़िए वो कंपाउंडर भी नहीं है, दवाई वाला, उसको जाकर आपने बोला सर दर्द हो रहा है, वो सीधा आपको उठाएगा और एक क्या दे देगा, पेन किलर दे देगा। आपने पेन किलर ले ली, हो सकता है आप सही हो जाए, हो सकता है आप फिर कभी जीवन में बीमार ही ना पड़े, मतलब फिर वो दवाई ली आपने और सीधा आप ऊपर। ठीक है, ऐसा हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो। क्यों? पहले चलते हैं डॉक्टर के पास जाते तो क्या होता, आप डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर आपको पहले 3-4 या 5 बातें आपसे पूछता, पहले आपसे पूछता कि भाई आपने बोला सर में दर्द हो रहा है, तो आपका बीपी चेक करेगा सबसे पहले कि भाई कहीं बीपी तो बढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि सर दर्द का एक बड़ा रीजन बीपी बढ़ना भी होता है, तो हार्ट अटैक की संभावना है। अगर उसे लगेगा बीपी का प्रॉब्लम नहीं तो फिर आपसे 2 सवाल पूछेगा, रात को नींद तो आई थी ना, अच्छे से सोई तो थे ना, कहीं हेडेक उस वजह से हो रहा हो, या कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई स्ट्रेस एंजाइटी हो तो भी हो सकता है हेडेक को, कोई टेंशन हो वो पूछेगा, आपकी पास्ट जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके बारे में भी 1-2 सवाल पूछेगा। इस तरीके से 4-5 चीजें पूछने के बाद जब वो पूरी तरीके से एश्योर हो जाएगा कि ये पेन एबनॉर्मल नहीं है, ऐसे ही हो रहा है जो कि जनरली हो जाता है, तब जाकर वो आपको पेन किलर देगा। अब आपको उसने वही पेन किलर लिखी जो दवाई वाले ने दी थी। हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा हो कि यार इसने 400 रुपए भी ले लिए दवाई डॉक्टर ने, और दवाई वही 10 रुपए वाली लिखी जो दवाई वाला दे रहा था, इससे तो उसी से ले लेते, 400 रुपए बच जाते। लेकिन सोचो भाई, अगर आपका वाकई में बीपी बढ़ा हुआ हो रहा होता और आपने ये पेन किलर साथ में ले लिया होता और उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाता और पता चला बीपी और बढ़ गया, तो फिर आपको जीवन में कभी बीमार पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये फर्क, तो डॉक्टर अपना पूरा प्रोफेशनल जजमेंट लगाता है, पूरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को यूज करता है, ड्यू केयर लगाता है।
तब जाकर वो ये श्योर हो जाता है कि हाँ यार ये सिचुएशन नॉर्मल है तो ट्रीटमेंट वैसे करेगा, एबनॉर्मल उसको अगर हल्का सा भी सिम्टम लगता है तो वो क्या करता है, वो ये बोलता है नहीं नहीं भैया आप एक बार हॉस्पिटल में जाओ, और या फिर हॉस्पिटल में ही हो, क्लिनिक पे नहीं हो और हॉस्पिटल में ही हो तो वो आपको बोलेगा ये 2-3 टेस्ट और कराओ, अकॉर्डिंगली फिर वो आपको आगे का ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करता। ये होता है प्रोफेशनल केयर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर। हम चार्टेड अकाउंटेंट है ना, हमारे लिए भी जरूरी है। हम अपना जब प्रोफेशन में कोई काम करते हैं ना बेटा, तो ऐसे नहीं करते कि कुछ भी चेक कर दिया, कैसे भी कर दिया। हमें अपने पूरे प्रोफेशन के दौरान, राइट, इट रिक्वायर्स मेंटेनिंग, अटेनिंग एंड मेंटेनिंग प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एंड एक्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है, डिलीजेंटली, ये इंपॉर्टेंट है, एक्टिंग डिलीजेंटली टू इंश्योर दैट क्लाइंट रिलेशन रिसीव्स कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस एज पर करंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ये सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है कि क्लाइंट को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, करंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग पूरा प्रोफेशनल उसको वो मिले, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। डिलीजेंस इंक्लूड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट केयरफुली, ठीक है, एंड थॉरोली एंड टाइमली बेसिस। अपना काम ढंग से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, समय से पूरा करेंगे। ये इंश्योर करना ही क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ठीक है, तो ये याद रहेगा, बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। 3 प्रोफेशंस, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट एंड एडवोकेट, राइट, या बैरिस्टर्स, ये 3 वो लोग होते हैं बेटा जिनको क्लाइंट अपनी सबसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देता है। मतलब वो जो सच किसी को नहीं बता सकता वो इन तीनों को बताएगा रेलेवेंटली। जैसे आपको कोई बीमारी, भगवान न करे किसी को कोई बीमारी हो, अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो डॉक्टर को तो बताएगा, चाहे वो औरों को ना बता पाए लेकिन डॉक्टर को जाके तो बताएगा, चाहे कैसी भी बीमारी हो, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा। इसी तरीके से अगर आज किसी ने कोई क्राइम कर दिया, वैसे तो नहीं करना चाहिए, अगर किसी ने कोई क्राइम कर दिया या कुछ गलत भी कर दिया गलती से या जानबूझ के, तो जाके वो वकील को तो बताएगा कि सर ये मुझसे क्राइम हो गया, अब आप मुझे बचाएं, कैसे बचाना है वो आपके ऊपर है। अब अगर वो जज साहब जाकर, वो वकील साहब जज साहब को आके बता दें या भरी कोर्ट में कह दें क्राइम तो इसी ने करा है, मैं तो इसको बचाने आया हूं, तो सोचिए क्या होगा, है ना। अगर आप डॉक्टर को बता रहे हैं बीमारी के बारे में और डॉक्टर पूरे हॉस्पिटल में गाता फिर रहे कि इसकी बीमारी हो गई, इसको ये बीमारी हो गई, तो सोचिए जरा आप कैसा लगेगा आपको। इसी तरीके से जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास में आता है तो उसकी जो अकाउंट्स की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, रिकॉर्ड्स की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हमें देता है, हम उसको पब्लिक को नहीं। हाँ, क्लाइंट अपनी मर्जी से, ऐसे तो क्लाइंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में छापता ही है ना, वेबसाइट पे अपलोड, लेकिन वो उसका अपना पर्सनल मैटर है, हम नहीं कर सकते। क्लाइंट हमें बोलेगा अलग बात है, जैसे हम क्लाइंट के जीएसटी के रिटर्न भरते हैं या क्लाइंट की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो क्लाइंट की कंसेंट होती है। क्लाइंट ने हमको बोला कि मेरा जीएसटी का रिटर्न आप फाइल कीजिए, मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न आप फाइल कीजिए, तो हम करते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं करते। वो हमें ऑथराइज करता है, उसके डेटा को हम आगे डिपार्टमेंट को सबमिट कर दें तो टाइमली कंप्लायंसेस हो पाए, तो हम ऐसा करते हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो भी क्लाइंट का आप काम करें उसकी इंफॉर्मेशन आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें। देखो, it requires professional accountant to respect confidentiality of information acquired through professional relationship, right? Disclosure is permitted only when required by law, permitted by law and authorized by client, or there is a professional duty to disclose that is not prohibited by law. Client बोले लॉ ने मांगा तो भी क्लाइंट से पूछ के देंगे, यह हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी ही है। जैसे क्लाइंट ने हमको अपॉइंट करा कि भैया आपको हर महीने इनकम टैक्स का रिटर्न, हर महीने जीएसटी का रिटर्न भरना है, बार बार मुझसे मत पूछना, मेरा स्टाफ आपको डेटा दे देगा। बार बार स्टाफ से थोड़ी ना पूछोगे, ठीक है, बार बार आपको स्टाफ से नहीं पूछना है कि भैया वो सॉरी बार बार आपको क्लाइंट से नहीं पूछना है आपका रिटर्न भर दें क्या, आपका डेटा वहां दे दें क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक नहीं, ठीक है ना। वो आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। या कहीं पर ऐसा हो कि प्रोफेशनल ड्यूटीज के हिसाब से हमें वो डिस्क्लोज करना ही पड़ता है तो अलग बात है, अदरवाइज क्लाइंट का डेटा आप किसी को भी नहीं देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई इसमें तामझाम नहीं, रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल सा ही लॉजिक है। प्रोफेशनल बिहेवियर, इट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन एंड अवॉइडिंग एनी कंडक्ट दैट माइट डिस्क्रेडिट हिज प्रोफेशन। प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब देखिए हम लोग प्रोफेशनल हैं तो वी शुड बिहेव लाइक अ प्रोफेशन, प्रोफेशनल। हम लोगों को अपना काम करते समय जो लॉज एंड रेगुलेशन, यही तो हमारी पहचान है। आज अगर एक वकील नियम तोड़ेगा तो देखो अखबार में भी आप देखिए ना, जब हम खुद आप अपने ऊपर रख के देखिए, जब हम कभी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर,
और उसमें कहीं सुनने में आता है वकील ने नियम तोड़ा, वकील ने जो है मर्डर करा, तो सुन के हम पहले ही अपने आप हंसते हुए मुंह से बोलते बताओ वकील खुद दूसरों को बचाता है, मर्डर कर रहा है। जो हमें लॉ का पार्ट पढ़ाते हैं वो खुद ही लॉ को वायलेट कर रहे हैं। अजीब लगता है ना। किसी अगर जज साहब के घर पे रिश्वत का पैसा मिलेगा, आपके दिमाग में थॉट पहला क्या आता है? क्या जज होकर खुद ही यार ये तो लोगों को सजा देंगे। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं, हमसे तो कम से कम ये उम्मीद की जाती है कि हम लॉज एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, यही तो हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर है। हमसे उम्मीद की जाती है कि हमारी वजह से हमारा प्रोफेशन डिस्ट्रैप्यूट ना हो। तो अगर ऐसा होता है तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए, मतलब लॉस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो आपके प्रोफेशन की रेपुटेशन को खराब करता हो या कर सकता हो। A professional accountant shall not engage in any employment activity that impair। अच्छा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब नहीं, एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई भी प्रैक्टिस में कर रहे हो तो किसी क्लाइंट का काम हो, जॉब में है तो जॉब वाला। अकाउंटेंट shall not engage in any employment activity that impairs integrity, objectivity और good reputation of profession। ऐसा कुछ मत करना जो आपके प्रोफेशन की रेपुटेशन को खराब करता हो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान सी ये बात है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हमारे पास एक टॉपिक आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड इंडिपेंडेंस। यानी ये तो हमारी हो गई बेसिक फंडामेंटल। अब इन फंडामेंटल में मैं आपको सच बताऊं तो 1 2 3 4 5 आपने पढ़े। अगर मैं इनमें से ये जो कॉन्सेप्ट्स है, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, इन सबसे ऊपर जाए ना तो 6 नंबर पर आता है इंडिपेंडेंस। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां तक देखो 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल एथिक ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और मैं पहले भी आपको कह चुका कि वैसे तो ये दोनों के लिए लागू होता है, लेकिन एज फार एज प्रैक्टिस वाले सीए की हम बात करते हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो हम लोग ना पब्लिक से डायरेक्टली डील करते हैं, तो वी यूज्ड टू लाइक पब्लिक ट्रस्ट ऑन अस ब्लाइंडली। ऐसे में लोगों का हम पे जो भरोसा है वो कंपेयर टू प्रैक्टिस वाले जो सीए, जॉब वाले जो सीए हैं उनसे ज्यादा होता है। क्योंकि जॉब वाले सीए में सीए को डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करना, वो क्लाइंट के लिए काम करता है या अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, एम्प्लॉयर पब्लिक से डील करता है। लेकिन हमारे वाले काम में पब्लिक से हम डायरेक्टली डील करते हैं, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इंटीग्रिटी और प्रिंसिपल तो फिर भी ठीक है, इंटीग्रिटी तो मेनली है ही चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के लिए। अब ये इंडिपेंडेंस तो स्पेशली है ही चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के लिए, उन्हीं के लिए बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो उन्हीं के लिए है। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहां मैं लिख देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वरना आप ये समझेंगे कि टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, अरे मोस्ट नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, राइट। यानी मैं इस टॉपिक पे 5 स्टार लगाता हूं। बाकी ऐसे टॉपिक जो है 5 स्टार वाले, ऐसे कम ही टॉपिक हैं पूरे सिलेबस में। आपको कोई 5-7 जगह ही हम आपको 5 स्टार मार्क कराएंगे, कई चैप्टर में तो है ही नहीं। तो ये 5 स्टार का मतलब होता है कि चाहे दुनिया यहां से वहां हो जाए, आपके पास डे बिफोर एग्जाम पढ़ने का टाइम नहीं बचा, कोई भगवान ना करे कोई कैजुअलिटी हो गई, कुछ भी हो गया, तो ये तो पढ़ ही जाना, ये टॉपिक तो पढ़ के ही जाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो क्या क्या है देखो। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस का मतलब, अच्छा इंडिपेंडेंस अगर हम वैसे देखें तो कई चीजों से मिलकर बनती है। इंटीग्रिटी भी आ गई, इंडिपेंडेंस के अंदर इंटीग्रिटी आ जाती है। ठीक है, और आपने ऊपर पढ़ा था ना, आपको देखो ये रहा इंटीग्रिटी, है ना, ये सब ये मैं तो वही बताना जा रहा हूं। ऑब्जेक्टिविटी भी आ गई। इन सबसे मिलकर इंडिपेंडेंस या ऑडिटर का इंडिपेंडेंस डेवलप होता है। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और ड्यू केयर। ठीक है, खास तौर पे तो मैं 2 की बात कर रहा हूं। ये 2 चीजें मिलकर आपके लिए क्या बनाती हैं? इंडिपेंडेंस बनाती हैं। ये 2 ही इंडिपेंडेंस चीजें हैं, ये 2 ही चीजों से मिलकर इंडिपेंडेंस बनता है। आखिर क्यों होता क्या इंडिपेंडेंस? अगर मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊं, आप बचपन से सुन रहे हैं, कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसके बारे में आज आपने पहली बार सुना हो। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है जब हम किसी के दबाव में नहीं होते, मतलब हमारा जो डिसीजन है वो किसी और व्यक्ति के ना उसके इच्छाओं के अनुसार नहीं हो रहा, वो किसी और व्यक्ति के दबाव से नहीं हो रहा,
उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंस। इसलिए मैंने आपको कहा था इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी में दोनों में एक चीज आपने देखा था, क्या देखा था? मैं आपको कॉमन फैक्ट बताता हूं, दोनों के अंदर एक कॉमन चीज थी दोनों में, है ना। दोनों में कॉमन चीज क्या थी? ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। यहां पे भी क्या था एक चीज, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट आप कब होते हैं? जब दबाव में नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब जब दबाव में नहीं है। और इंडिपेंडेंस का मतलब भी यही है, यानी अगर वैसे देखा जाए तो इन्होंने अलग बना दिया, बाकी इंडिपेंडेंस आया कहां से है? इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी से। ड्यू थ्योरम साथ में अटैच कर देते, थोड़ा सावधानी से काम करना है, ये जरूरी है। बट मेनली हम बात करते हैं इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी के। सो बहुत टेक्निकल भाषा में बात करूं, पहले आसान भाषा में बोलूं, जब किसी भी व्यक्ति के डिसीजंस किसी और की इच्छाओं के अनुसार नहीं हो रहे, राइट, तो इसका मतलब, और खासतौर पे उस व्यक्ति के अनुसार तो बिल्कुल नहीं हो रहे जो व्यक्ति ने उसको अपॉइंट करा है, ठीक है, और ना ही उसके डिसीजंस लेते समय उसका कोई व्यक्तिगत हित आ रहा है, लाइक कई बार सेल्फ इंटरेस्ट। सो व्हेन द डिसीजन ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट, राइट, टू द विशेस ऑफ अदर पर्सन और इवन द सेल्फ इंटरेस्ट, देन इट इज कॉल्ड एट इंडिपेंडेंस। मेरा डिसीजन किसी के दबाव में नहीं आता, किसी की इच्छाओं के अनुसार नहीं होता। मेरा डिसीजन मैं किसी से पूछ के नहीं लेता। सलाह लेना एक अलग बात है। सलाह लेने का यह मतलब नहीं होता है कि आप उसके डिसीजन को मान रहे हैं। सलाह लेने का यह मतलब होता है कि आपने अपना डिसीजन लेते समय उसको एडवाइस लिया, तो वो बोलेगा हम सुनेंगे, अगर हमें ठीक जमता है तो हम बात को फॉलो करेंगे। लेकिन मैं किसी और के अकॉर्डिंग, किसी और की इच्छाओं के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लेता। डिसीजन लेते समय मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, राइट। पर्सनल इंटरेस्ट होता है तो हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंटली बिहेव ना कर पाए। जैसे आज मैं अगर किसी ऐसी एंटिटी की ऑडिट कर रहा हूं जिस एंटिटी को माल सप्लाई करने वाली जो दूसरी फर्म है वो मेरी वाइफ की फर्म है, अब मुझे हमेशा एक मन में रहेगा कि अगर इस कंपनी में कुछ भी गड़बड़ हुआ, ऑडिट रिपोर्ट नेगेटिव दिया मैंने, और इस कंपनी में अगर कुछ होता है तो उसका असर मेरी वाइफ की फर्म पर आएगा। अब आप इंडिपेंडेंट कहां हैं बताओ? आप तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। देखो इसका डेफिनेशन बहुत सुंदर डेफिनेशन है, बहुत प्यारा डेफिनेशन है। इससे अच्छा डेफिनेशन इंडिपेंडेंस का हो नहीं सकता। देखो, इंडिपेंडेंट मींस जजमेंट ऑफ अ पर्सन नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अदर पर्सन। ये अदर पर्सन कोई भी हो सकता है, जैसे हु एंगेज्ड हिम और हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट। तो जब किसी व्यक्ति के डिसीजन किसी और के इच्छाओं के अकॉर्डिंग नहीं होते, उसे आप यहां लिख भी सकते हैं, यहां पर चाहे हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो, जब किसी व्यक्ति के डिसीजन किसी और की इच्छाओं के अनुसार नहीं होते, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है। आई बस समझ में? अच्छा, इंडिपेंडेंस की मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंस आती कैसे है? इंडिपेंडेंस दो चीजें हैं। पहला, इंडिपेंडेंस इज ऑफ माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड सबसे हम बात करते हैं। अच्छा, पहली बात, इससे भी ऊपर एक बात हम करेंगे, इंडिपेंडेंट होना या नहीं होना, हर व्यक्ति का अपना एक जजमेंट होता है। इट इज अ कंडीशन ऑफ माइंड एंड पर्सनल कैरेक्टर। कंडीशन ऑफ माइंड ये, पर्सनल कैरेक्टर मैं यहां पर बता रहा हूं आपको अभी कैसे। ये मैंने दोनों एरो कर दिए, मैं हटा देता हूं, ये समझाने के लिए करा। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड मतलब कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं मैं इंडिपेंडेंट हूं, वो किसी के मतलब वो ऐसा दिखाने में बिलीव नहीं करते, वो एक्चुअली में होते हैं, मतलब वो ऐसा प्रिटेंड नहीं करते लोगों के सामने। उन्हें लगता है प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं, और ये बहुत जरूरी है। जब तक आप अंदर से इंडिपेंडेंट नहीं है, बाई और माइंड आप इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपके काम करने में दिखेगा भी नहीं। हो सकता है आप थोड़ा सा अपना जो बिहेवियर है उसको फैब्रिकेट कर लें, अपने बिहेवियर को आप थोड़ा सा इस तरीके से मोल्ड कर लें कि लोगों को ऐसा प्रिटेंड हो रहा हो कि भैया आप तो बहुत इंडिपेंडेंट हो। लेकिन रियलिटी में जब तक आप अंदर से इंडिपेंडेंट नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, एक दिन लोगों को पता चल जाएगा कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप हमेशा दबाव पे रहते हो। तो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड permitting an opinion without being affected by influence that compromise professional judgment। आप अपनी ओपिनियन इस तरीके से बनाते हैं कि वो जो औरों के प्रोफेशनल जजमेंट है, या ऐसे बोल दें और आसान कर दें, आप अपना ओपिनियन इस तरीके से बनाते हैं कि आपका प्रोफेशनल जजमेंट किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है।
आपका प्रोफेशनल जजमेंट किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, किसी से भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। मैं अंदर से ही ऐसा हूं, ठीक है। इट अलाउज एन इंडिविजुअल टू एक्ट, मैंने अभी क्या कहा था, विद इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी एंड स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म का मतलब होता है अलर्ट, ध्यान से काम करना। तो जब कभी भी कोई व्यक्ति अंदर से इंटीग्रिटी फॉलो करता है, ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करता है, ड्यू केयर फॉलो करता है, राइट, और वो उसके जो जजमेंट है वो उसको लेते समय किसी भी तरीके से अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और यही जरूरी है। इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस तो हम बाद में देखेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक चीज तो इंडिपेंडेंस का मतलब जब किसी भी व्यक्ति के जजमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अदर पर्सन, द जजमेंट ऑफ एनी पर्सन इज not subordinate to the wishes of other person, point number one, especially the person who engaged him, and he is like behaving independently. अब इंडिपेंडेंस दो तरह की होती है, होता है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। एक तो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड मतलब हम एक्चुअल में इंडिपेंडेंट हैं, हमारा कंडीशन ऑफ माइंड ऐसा है कि हम लोग इंडिपेंडेंटली बिहेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जब आपके डिसीजंस दे आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रोफेशनल जजमेंट और योर प्रोफेशनल जजमेंट इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल। किसी की भी वजह से आपका प्रोफेशनल जजमेंट नहीं अफेक्ट होता, आप अपनी ओपिनियन देते समय अपने प्रोफेशनल जजमेंट को अफेक्ट नहीं करते हैं किसी भी वजह से, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ड्यू केयर ये आप मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। अब इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। अब ये क्यों है, देखो बेटा, कई बार क्या होता है ना, ऐसा हो सकता है कि आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप वाकई में इंडिपेंडेंट है, आपने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जो डिसीजन आपके प्रोफेशनल जजमेंट को इफेक्ट करे, आपने अपने प्रोफेशनल जजमेंट से किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, आपने पूरा इंश्योर करा कि मेरा प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो प्रोफेशनल जजमेंट अनबाइस्ड हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई बार हमें दिखावा करना पड़ता है, मतलब कुछ चीजें हैं, आप एक एग्जाम्पल से समझो। आज मान लीजिए मेरे पास मेरे वाइफ की कंपनी की ऑडिट आई, मेरी वाइफ की अपनी अलग फर्म है, अपनी अलग कंपनी है, या किसी कंपनी में वो डायरेक्टर है, उस कंपनी की ऑडिट आई। अब मेरा अपना नियम है कि भाई मैं तो इंडिपेंडेंटली बिहेव करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं चाहे मतलब मैं जब किसी क्लाइंट की ऑडिट करूंगा तो जो क्लाइंट है वो कोई भी हो, यदि उसने गलत करा है तो मैं ऑडिट रिपोर्ट में लिखूंगा गलत, और अगर उसने सही करा है तो मैं लिखूंगा सही। मैं किसी के दबाव में नहीं आता। रिलेशनशिप घर पे, घर के बाहर नहीं, ये मेरा अपना प्रिंसिपल है, मैं फॉलो भी करता हूं स्ट्रिक्टली। लेकिन अब एक बात सोचिए, जब लोगों को ये पता चलेगा कि जिस कंपनी की मैं ऑडिट कर रहा हूं वो कंपनी मेरी ही वाइफ उसमें डायरेक्टर है या मेरी वाइफ की कंपनी है, मैं कितना ही अच्छा काम कर लूं, लोगों को ये, जबकि लोगों को ये पता होगा कि मैं इंडिपेंडेंटली काम करता हूं, फिर भी लोग कहेंगे अरे नहीं यार, इस कंपनी में तो वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे ही नहीं सकते यार। लोगों को पता चलेगा कि उस कंपनी में मैं ऑडिटर हूं जिसमें मेरी वाइफ डायरेक्टर है, तो लोगों के दिमाग में पहला थॉट ये आएगा यार उस कंपनी में तो वहां तो ये ऑडिट रिपोर्ट एक्चुअल थोड़ी ना होगी, ये तो फर्जी रिपोर्ट होगी, ये तो उन्होंने बस ऐसे बना दी होगी, अपनी वाइफ के केस में कौन ऐसे करेगा, भले ही मैं कितना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूं। लेकिन आप सोचो ना, और ये जो थॉट है ये नहीं बदला जा सकता। आप चीखो चिल्लाओ, आप कुछ भी करो, चाहे, अच्छा जब ये मैं तब बोल रहा हूं जब लोगों को पता है, एक्चुअल में लोगों को पता है कि आपने अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए, अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए आपने हमेशा से एफर्ट्स लगाए। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपने प्रैक्टिस में इस तरह के इंटरनल कंट्रोल्स लगा रखे हैं कि मैं मेरे काम में इंडिपेंडेंस को बाइज्ड होने ही नहीं देता, पर फिर भी लोग नहीं मानेंगे, ये नेचर है। तो गलती आपकी है। देखो बेटा, ये कहना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोगों को मेरे बारे में क्या ओपिनियन बनाने दो जो बना रहे, ऐसा नहीं होता है। हम सोसाइटी में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, तो ये बड़ा जरूरी होता है कि लोगों को कि जो ओपिनियन है वो क्या है हमारे बारे में, राइट। हाँ, आप अगर ऐसा हो जाए कि आपको समाज से कोई रिश्ता ही नहीं रखना तो एक अलग बात है, लेकिन हम तो प्रोफेशनल हैं, हम तो ये भी नहीं कर सकते। आप इंडिविजुअली ऐसा कर सकते हैं कि मुझे समाज से कोई रिश्ता नहीं रखना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक अलग बात है। बट आप प्रोफेशनल हैं, लोग आपसे अपना काम कराते हैं, लोग आपके ओपिनियन पे भरोसा करते हैं। ऐसे केस में आप अगर इंडिपेंडेंस बाय माइंड है पर इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस नहीं है, तो आपके ओपिनियन पे कोई भरोसा नहीं करेगा, भले ही आपने काम कितना ईमानदारी से करा। इसीलिए इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस ही कहता है कि उन सर्कमस्टेंसेस को आप अवॉइड कीजिए
ठीक है, जिसमें जो थर्ड पार्टीज हैं, थर्ड पार्टीज मतलब लाइक जैसे क्लाइंट वगैरह है या पब्लिक एट लार्ज है, जो थर्ड पार्टी है जिनको पता है कि आपने इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए अपना खुद का एक इंटरनल कंट्रोल बनाया हुआ है, आपने ऐसा प्रेशर लगाया है कि आप इंटरनल कंट्रोल ऐसा बनाया है कि आप इंडिपेंडेंस मेंटेन करते हो, तो आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसमें थर्ड पार्टीज को, मैं भी थर्ड पार्टी भी उनकी बात कर रहा हूं जिनको पता है आप इंडिपेंडेंस मेंटेन करते हो, आप इंडिपेंडेंस के लिए इंटरनल कंट्रोल लगाते हो, वो लोग ये कंक्लूड कर ले, वो लोग ये जजमेंट बना ले कि आपने अपनी इंटीग्रिटी, अपनी ऑब्जेक्टिविटी, अपने इंडिपेंडेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करा है, या आपकी टीम ने अपनी इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज करा है, ऐसा वो कोई कंक्लूजन ना बना ले, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये बात बिल्कुल सही है, देखो है ना, हम आपको फिर बता रहे हैं हमेशा ऐसे नहीं हो सकता कि मैं ऐसे टशन में काम करूं कि भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी ईमानदारी भगवान देख रहा है, मेरी ईमानदारी ऐसे ही देख रहा है, नहीं, लोगों को पता चलना चाहिए। तो उन सारी सिचुएशंस को अवॉइड कीजिए जिनमें थर्ड पार्टीज लाइक पब्लिक एट लार्ज या क्लाइंट ये कंक्लूड कर सकते हैं, जबकि उनको पता है आप इंडिपेंडेंस के लिए इंटरनल कंट्रोल्स लगाते हैं, वो ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपने, आपकी टीम के मेंबर्स ने अपनी इंडिपेंडेंस इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज करा होगा। मतलब an auditor should avoid all those circumstances or assignments or engagements where a third party which is having a knowledge of relevant controls applied by the auditor for maintaining independence may conclude that auditor or his team has compromised with their integrity or objectivity. See, avoidance of facts and circumstances that would make a reasonable and informed third party, यहाँ पे informed third party मतलब समझदार थर्ड पार्टी के लिए लिखा है, informed का मतलब सूचना देने वाला informed नहीं है। और आगे जो लाइन है वो बहुत अच्छी है, having knowledge of all relevant information including safeguards applied, उसको पता है ऑडिटर ने अपने इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड करने के लिए क्या क्या करा, may conclude that integrity, objectivity and professional skepticism, that is independence of team has been compromised। ऐसा कोई काम आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है केस स्टडी के लिए, क्या है पहले, लेकिन यहां पर जानना जरूरी है कि क्या आपको इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस क्लियर हो गया ना अच्छे से, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो वो मुझे बता सकता है कि सर हमें इसमें ये डाउट है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर ही है। नाउ इंडिपेंडेंस इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ माइंड, कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन एंड इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। सब्जेक्टिव मतलब समझते हैं आप क्या होता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, उसको बोलते हैं सब्जेक्टिविटी, राइट। कोई चीज अगर एक ही चीज को लेकर अगर किसी व्यक्ति का ओपिनियन अलग है, किसी दूसरे व्यक्ति का ओपिनियन अलग है, उसे कहा जाता है सब्जेक्टिविटी, एंड इट्स लाइक वेरी कॉमन होता है। तो इंडिपेंडेंस भी ऐसा ही, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट या पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। ये एक्चुअली इंडिपेंडेंट होना है नहीं होना, कुछ लोग इतना से इंडिपेंडेंट होकर भी ये समझते हैं मैं तो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ, और कुछ लोग इतना इंडिपेंडेंट होने के बाद भी उनके मन में रहता है कि यार अपने से कोई गलती ना हो जाए, नेचर होता है। तो इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड and it differ from person to person। एक बार one person might be independent in a particular, मैं यहां थोड़ा हाईलाइट करता हूं, independence is subjective matter। one person may be independent in one particular set of circumstance while another person might feel he is not independent in similar circumstances, depends। it is therefore the duty of chartered accountant to determine himself whether or not he can act independently in a given circumstance of a case and quite apart from legal rules, in no case compromise his independence। आपको खुद उस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिसाइड करना होगा कि भैया हम इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे या नहीं, और अगर 1% भी लगता है नहीं कर पाएंगे, मत लो ऑडिट, मत लो, अपनी इंडिपेंडेंस पे धब्बा मत लगाओ, ऑडिट एक्सेप्ट मत करना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दीज आर द सर्टेन रूल्स ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। सो आज हम लोग यहीं रुकते हैं, अगले लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज कॉल्ड थ्रेट्स ऑफ इंडिपेंडेंस। वो कौन सी चीजें हैं जो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस पर इंपैक्ट डाल सकती है और उनसे कैसे बचें, ठीक है।